बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए जो ऐसे मैंने चुना है वो है इन्फ्लेशन अ रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक वोस। ये अभी रिसेंटली पीएमएस में आया, पीएमएस 2023 में, तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है होता तो ये अफरात ज़र है, बट इट लीड्स टू डेयरनेस विच इज़ कॉल्ड महंगाई। तो महंगाई जो है क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से है पाकिस्तान की, या फिर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक वोस उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान पर। और ये मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये आर्गूमेंटेटिव ऐसे, आर्गूमेंटेटिव तो है, आर्गूमेंट तो हर ऐसे में ही देना है, लेकिन इसमें दो साइड्स हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ एक ही साइड को हम आर्गू करेंगे और दूसरी साइड को हम नहीं छेड़ेंगे। ये बिल्कुल गलत है। आपने अगर एक साइड को लिया से आप कहते हैं कि रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन आई है, और फिर ग्लोबल इकोनॉमिक वोस का आपने जिक्र नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटी व्यू ज़रूर दें। इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, यही क्रिटिकल एनालिसिस है। दोनों साइड्स को आपने जस्टिफाई करना है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जब आप एक साइड को जस्टिफाई कर रहे हों तो दूसरे के साथ आप लिंक भी बना सकते हैं। मसलन अगर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पाकिस्तान की बुरी हैं, यही वजह है महंगाई की, लेकिन उसके साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिक वोस जो हैं उसने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान के लिए नेगेटिव टर्म्स में बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही वल्नरेबल था। गो के मैं ज़रा इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम लिख सकते हैं कि गो के ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन जारी है, उसमें सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, और जो डिसरप्टेड सप्लाई चेन है, जैसे आपने अभी देखा यूक्रेन की वॉर हुई है तो उसमें फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, क्योंकि यूक्रेन जो है फूड बास्केट थी यूरोप की। यूरोप को जब फूड नहीं मिला तो फिर यूरोप ने कैश हाथ में पकड़ के उन ममालिक से फूड लिया जो पहले हम जैसे ममालिक को कभी फूड दे दिया करते थे। अब उन्होंने जो कैश वाली कंट्री है उनको दिया तो बाकियों को ना दिया। इससे फूड इन्फ्लेशन आई पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। इसके बाद रशिया जो है वो फ्यूल को सप्लाई करता था, लेकिन जैसे ही रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी, ख़ास तौर पर उसकी गैस और ऑयल के ऊपर, जिससे यूरोप को वो मिलना बंद हो गई, उसकी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई, और ऐसे ही फिर शॉर्टेज हो गई पूरी दुनिया में फ्यूल की। लेकिन इसका इम्पैक्ट यूरोप के ऊपर तो इतना शायद ना पड़ा हो, इंडिया के ऊपर इतना नहीं पड़ा, ईस्ट एशिया की और कंट्रीज़ के ऊपर इतना नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही वल्नरेबल था अपनी खामियों की वजह से। ऐसी खामियां जो हमारी अपनी थीं, हमने अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर नहीं किया था, हमने अपनी ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से हमने गरीबों के ऊपर और ज़्यादा बर्डन डाल दिया, जिसकी वजह से जो ग्लोबल हल्का सा भी शॉक आता है तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला बन जाता है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक वोस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यूक्रेन वॉर है, ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका है, ग्लोबल रिसेशन एक आया था 2007-8, उससे हम नहीं निकले, कोरोना लॉकडाउन्स की वजह से बार बार जो फ्रीक्वेंट सारी की सारी इकोनॉमी बंद हो रही है, उसके मुकाबले में अमेरिका ने अपनी मार्केट को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए डॉलर की तरसील कम कर दी है इंटरनेशनल मार्केट में, उन्हें डॉलर कम छापने शुरू कर दिए हैं, जिसको कहते हैं टाइट मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ अमेरिका, जिस वजह से डॉलर्स कम मिल रहे हैं IMF को और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और IMF और पाकिस्तान को दे कोई नहीं रहा डॉलर्स। ये भी एक बड़ी वजह है कि IMF पाकिस्तान को डॉलर नहीं दे रहा। मगर क्या IMF और अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था कि वो अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर ना करें? क्या अमेरिका और IMF ने कहा था पाकिस्तान को कि वो अपनी फिस्कल मैनेजमेंट के लिए डिपेंड करें बाहर से आने वाले डॉलर्स पर?
क्या अमेरिका और आईएमएफ ने ही पाकिस्तान को कहा था कि वो अपनी इकोनॉमी का भुरकस इतना निकालें, अपने रिच से टैक्स ना लें, जिसकी वजह से डोमेस्टिक रिसोर्सेज से अपने वेल्थ को जनरेट ना करें और फिर एड की तलाश करें और लोन की तलाश करें, और जब लोन नहीं आपको मिलेगा तो आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी? ये उन्होंने नहीं कहा, ये हमारी अपनी बेशर्मियां हैं और हमने ये बहुत सारी बेशर्मियों के साथ लेके चले हैं। तो मैं आपको अगर फ़र्ज़ करें एक इंट्रोडक्शन जो मेरे नज़दीक जो मैंने बनाया है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन सैंपल के तौर पर मैं आपको कि किस तरीके से आप इसको इंट्रोडक्शन या थीसिस स्टेटमेंट या थीम को लेकर चलेंगे। जैसे मैंने एक आपके लिए इंट्रोडक्शन बनाया कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन रिजल्टिंग फ्रॉम डिसरप्टेड सप्लाई चेन, द डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान विद persistent political polarization, dysfunctional bureaucracy, inconsistent industrial policies, faulty fiscal management, and above all, weak financial institutions which serve the rich at the cost of the larger masses have been hit hard to a level where meager living has cost them their lives. Inflation has turned into stagflation. गला घूंट रही है हमारे गरीब का ये इन्फ्लेशन। अगर हम अपने पांव पे खड़े होते तो ग्लोबल स्लो डाउन हमारा कुछ ना बिगाड़ सकता, या अगर बिगाड़ भी देता तो बहुत इतना ज्यादा नहीं बिगाड़ देता जितना ज्यादा अब बिगाड़ दिया है। ओवर रिलायंस on borrowed dollars for fiscal space has brought us to such a pass that now we have found ourselves choking when America has stopped printing dollars for IMF to supply exorbitantly into the global financial market. Resultantly, our exchange rate woes have turned our currency a piece of rubbish, buying us mere a few morsels of bread. हमारे इस वजह से भी जो हम बोरो करते हैं, बोरोइंग नहीं हो रही है, तो हमारा एक्सचेंज रेट इतना गिर गया है कि हमारी अपनी करेंसी जो है वो एक रद्दी बन चुकी हुई है, जिसको लेकर जब कोई आदमी मार्केट में जाता है तो चंद एक नवाले उसको रोटी के मिलते हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी इतना नेगेटिवली डिपेंड करती है करेंसी फ्लक्चुएशंस के ऊपर। जब डॉलर ऊपर जाता है तो प्राइसेस फिर स्काई रॉकेट होती हैं, और हमारी कंसिस्टेंट फेलियर कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन नहीं बन सके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स का, और हमारा अपना भी बहुत शुक्रिया एज ए नेशन कि हमने ऐसे फॉल्टी पॉलिसीज को टॉलरेट किया है। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, ये किसी ने नहीं बोला था, ये हमारी अपनी खराबी है। Current account deficit which has over the decades soaked up foreign exchange reserves. अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छा होता, तिजारत बड़ी ज़बरदस्त हो रही होती दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ, तो हम दुनिया से डॉलर्स लेके आते, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेके आते, जिसके मुकाबले में हमारा रुपया स्टेबल होता और महंगाई कम होती। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस मेड अस अ रेंटियर इकोनॉमी। हम लोग रेंटियर इकोनॉमी बने हैं। हमने जब से आज़ादी हासिल की है हम अमेरिका के लिए लड़ते रहे हैं, और अमेरिका उसके बदले में हमें डॉलर्स देता रहा है। हमें आदत बन गई है डॉलर खाने की। हमने अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर नहीं किया कि डॉलर्स खुद से कमाएं दुनिया से। हमने आदी बन गए, इजी गोइंग बन गए, कंप्लेसेंट बन गए, आसूदा हाल बन गए। हम वेस्ट के लिए काम करते थे, पहले हम काम करते थे कम्युनिज्म को डिफीट करने के लिए। हमने अफगानियों को खड़ा किया, या मुजाहिदीन की पूरी दुनिया की फोर्स ला के यहाँ खड़ी कर दी, और उसके बाद उसी मुजाहिदीन की फोर्स को ख़त्म करने के लिए हमने फिर अमेरिका के साथ मिल गए। दोनों सूरतों में डॉलर्स मिलते रहे, और हम एक रेंटियर इकोनॉमी, रेंट पे चलने वाली इकोनॉमी बन गए। इसकी वजह से हम डॉलर्स खुद से कमाने की, मेहनत करने की, हमारे अमीरों को टैक्स देने की आदत ही नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी का ये हाल हुआ है। इतनी पतली हो गई है कि उसको हम लेके मार्केट में जाएं तो मार्केट वाले अगर 10-20 रुपए लेके जाएं तो उससे नाक पूंछ के तो फेंक देते हैं। तो आज geopolitical considerations made us a rentier economy. Historically, the West needed us first against communism and then against terrorism.
and then we became hired guns. In return they gave us dollars. We become complacent. Now when they don't need our geopolitical services anymore, easy aid money has stopped. What has not stopped is our easygoing nature, dependent and complacent. और इसके अलावा भी एक और आप आउटलाइन इसकी दे सकते थे, एक्सट्रैक्टिव मॉडल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाया ना, उसका एक्सट्रैक्टिव मॉडल है। कैसा मॉडल? हम गरीबों से छीनते हैं पैसा और अमीरों की झोलियों में डालते हैं, ऐसा हमने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिवली फॉर द रिच आर इकोनॉमी। हमारे एलीट कौन कौन से हैं? रियल एस्टेट मैग्नेट्स, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट, फ्यूडल लॉर्ड्स जो 24-25 फैमिलीज हैं, और बड़े बड़े जनरल्स। ये हमारे एलीट क्लास है। इन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो गरीबों से खींचते हैं, अमीरों को देते हैं, चाहे वो सब्सिडीज के नाम पर हो। रिच से इनकम टैक्स नहीं लेते हैं, गरीबों से या लोअर इनकम क्लास से लेते हैं सेल्स टैक्स के नाम से पैसा, और वो खर्चते हैं अमीरों के ऊपर, उनकी इंडस्ट्रियों के ऊपर और उनके रियल एस्टेट के ऊपर। तो क्या करेंगे? Extractive model of financial institutions. A rich elite doesn't tax themselves, but they tax the low-income households through indirect taxes. Then, burden of taxes on household items means decrease in their purchasing power. With this tax money, the rich subsidize their industries, real estate businesses, etc. तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव मॉडल ऑफ आवर इकोनॉमी। और जैसे कि एस्मोगलू, डेरन एस्मोगलू अपनी किताब बड़ा हर CSS वाले ने पढ़ी होगी, व्हाई नेशंस फेल, उसमें लिखता है कि जिसका एक्सट्रैक्टिव मॉडल होता है इकोनॉमी का, उसका भुरकस निकल जाता है, जैसे कि कॉन्गो। और ये मॉडल हमें भी, हमारी भी जो पाकिस्तान की शिप है उसको सिंक कर रहा है। फिर उन मुल्कों में इन्फ्लेशन कम होती है जहां पे हेल्दी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस होती हैं। वैसे तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज में जो कैपिटलिस्ट्स हैं वो तो निचोड़ते हैं गरीबों को, लेकिन अमीर मुल्कों ने एक हेल्दी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। हेल्दी एनवायरनमेंट ये है कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में फ्री कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से हर बंदा कोशिश करता है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी प्राइसेस को नीचे रखे ताकि उसकी बिक्री हो। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में एंटी कंपेटिटिव कैपिटलिस्टिक प्रैक्टिसेस, सारे कैपिटलिस्ट्स आपस में मिल जाते हैं, चाहे वो ऑपोजिशन के हैं चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आपस में कार्टेल बना लेते हैं। एक ग्रुप जो कि प्राइसेस को मोनोपोलाइज करता है, अपनी मर्जी से प्राइसेस को ऊपर चढ़ा देता है। यह भी एक रीजन है हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन की। हम सारा ग्लोबल वॉर्स को इल्जाम नहीं दे सकते हैं। कार्टेल्स ऑफ द रिच, they mostly involving the rich families to monopolize the market, ruling families to monopolize the market prices leading to inflation. फिर उसके बाद ये सारे कार्टेल्स मिलके होर्डिंग भी करते हैं और आर्टिफिशियल सप्लाई शॉर्टेज पैदा करते हैं। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाती है, महंगाई हो जाती है, उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं बाहर। और our rulers deliberately made ineffective the financial institutions to manipulate their capitalistic malpractices. हमारे रूलर ने क्या किया है? जानबूझ के ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इन कार्टेल्स को पकड़ सकते हैं उनको कमजोर बनाया है, जानबूझ के। क्यों कमजोर बनाया है? ताकि वो जो मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो जो एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पकड़ना भी सके। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इज अ केस इन पॉइंट। उसको कमजोर किया जरदारी साहब ने 2008 में। जब जरदारी साहब आए, उससे पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था जरदारी साहब ने, और ऑनवर्ड बाकी कंसेक्टिव गवर्नमेंट्स ने, जिसमें चाहे PTI हो, चाहे PMLN हो, चाहे जरदारी साहब की गवर्नमेंट PPP की हो, उन्होंने जानबूझ के इसको टूथलेस बनाया ताकि ये अमीरों को पकड़ ना सकें, उनकी गंदी गंदी प्रैक्टिसेस को पकड़ ना सके, जैसे होर्डिंग है, जैसे कार्टेलिज्म है, जैसे मोनोपोलाइजेशन ऑफ दी प्राइसेस है, जैसे स्मगलिंग है, इसको पकड़ ना सके और अपनी मर्जी से प्राइसेस को बढ़ाएं और बेड़ा गर्क करें।
फिर हमारा फ्लड है। फ्लड जो इस दफ़ा आए हैं उसने इतनी डेवस्टेशन नहीं कर सकते थे अगर हमने पिछले फ्लड से सबक सीखा होता और उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट किया होता, लेकिन वो भी नहीं हमने किया। बहरहाल आगे डिक्लाइनिंग ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ भी है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वो भी डिक्लाइन कर रही है, जिसकी वजह से कम प्रोडक्ट सप्लाई में आ रही हैं मार्केट में, लेकिन डिमांड उनकी है। वो भी एक रीज़न है जिससे इन्फ्लेशन आई है। हमने क्यों नहीं अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया? क्यों नहीं हमने रिफॉर्म्स ऐसे किए कि जिससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो सके? हमने खुद ही नहीं किए। तो क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ? उसकी एक रीज़न तो है हमने बिजनेस इंसेंटिव्स ही नहीं दिए। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी जान ही नहीं छोड़ रही है। जो पोलराइजेशन शुरू हुई है, हम लड़ी जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ ही नहीं पा रहा। कोई बंदा भी, पाकिस्तान का भी और बाहर का भी, पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता है, पाकिस्तान में बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहता है। कोई भी इंसान जिसके पास थोड़े से पैसे हैं पाकिस्तान में दुकान नहीं खोलना चाहता। वो कहता है ये पैसा लें, बाहर के मुल्क भाग जाएं और वहाँ पे जाके सुकून से बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। वहाँ पे जाके करना पसंद, यहाँ पे नहीं करते। और यहाँ पे नहीं करेंगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, सप्लाई नहीं आएगी मार्केट में, तो इन्फ्लेशन तो रहेगी। और इसे फ्लाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भी। फिर करप्ट एंड इनएप्ट ब्यूरोक्रेसी, हमारी ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह शानदार है, पॉलिटिसाइज्ड भी है और रेड टेपिज्म के लिए भी उसको ब्लेम किया जाता है, इनएप्टीट्यूड भी है और लेथार्जिक, वो एक कॉलोनियल लेवल की लेथार्जिक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के ऊपर बिल्ट होने वाली हमारी ब्यूरोक्रेसी है। हर मामले में कमीशन, हर मामले में करप्शन। तो कौन आपका एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ पे आके एग्रीकल्चर करेगा या फिर इंडस्ट्री खोलेगा, दुकान खोलेगा? फिर आपकी रियल एस्टेट को इतने बेनिफिट्स दिए हैं कि वो कोई इंडस्ट्री खोलने के बजाय, दुकान खोलने के बजाय, बिजनेस करने के बजाय, एग्रीकल्चर में आगे निकलने के बजाय वो चाहते हैं प्लॉट वाला बिजनेस किया जाए, सिक्योर मनी और स्टिल मनी। तो इस तरह से आपके बिजनेसेस तो नहीं बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारी तकरीबन तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ झगड़े चल रहे हैं, मासवाए चाइना के। ट्रेड नहीं हो रही, जब ट्रेड नहीं हो रही तो बिजनेस भी नहीं फ्लरिश करेगा। और फिर हमने एग्रीकल्चर में मॉडर्न रिफॉर्म्स नहीं किए, इसको मैकेनाइज तरीके से नहीं किया, इसको वाटर एफिशिएंट नहीं बनाया। तो ये रीजन है हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इस वजह से भी है कि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है। उसके बाद हम एंटी व्यू देंगे, एंटी व्यू में हम कहेंगे कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स भी हैं भाई, मगर दे हैव exacerbated the domestic incompetence due to hyper connectivity and interdependence। हाइपर कनेक्टिविटी है दुनिया में, इंटरडिपेंडेंस उसने और मामला खराब कर दिया है, कसूर हमारा ही है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स ने और मामला खराब कर दिया, वो भी रीजन है, वो एंटी व्यू में हमारे आएगा। तो ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स, ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड ओवर द इयर्स आर एज फॉलोज। ग्रेट रिसेशन आया 2007-8 में, कोरोना लॉकडाउन बार बार हो रहे हैं, साइनो अमेरिका ट्रेड वॉर हो रहा है, और द फेयर इज इमर्जिंग दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स डिकपलिंग। दो हिस्से हो जाएंगे दुनिया के, एक हिस्से की सोशल मीडिया के साथ कनेक्टिविटी होगी, दूसरे के साथ होगी, एक की बीआरआई के साथ कनेक्टिविटी, एक इकोनॉमिक मॉडल, दूसरा इकोनॉमिक। तो डीकपलिंग का एक फेयर है। ये भी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई है। यूक्रेन वॉर जो कि मैंने आपको पहले से जिक्र कर दिया, डिसरप्शन ऑफ एनर्जी एंड फूड सप्लाई चेन एमनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न सैंक्शंस एंड रशिया एंड यूक्रेन बीइंग अनएबल टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स टू यूरोप। और ट्रांसफॉर्मेशनल फेज भी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। पहले वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था? यूनिपोलर वर्ल्ड, अमेरिका वाज रूलिंग, अमेरिका वाज लीडिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दिस ऑल economic and financial model was America led, which was built in 1944-45 under Bretton Woods institutions। अब वो चेंज हो रहा है, अब वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। अब जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा रीएडजस्ट तो होना है ना। आप कश्ती के ऊपर बोझ डालेंगे या बोझ हटाएंगे तो थोड़ा तो रीएडजस्ट करेगी ना न्यू सर्कमस्टेंसेस में, जिसको आइसोस्टेसी भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दुनिया अब थोड़ा सा रीएडजस्ट कर रही है। रीएडजस्टमेंट के अंदर ये सप्लाई एंड डिमांड चेन डिस्टर्ब होती है, ये भी एक रीज़न है। ले भाई इसको कंक्लूड करते हैं अब।
तो हम क्या लिखेंगे, ये पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिखा है। कंक्लूडिंग, indeed the world is facing global economic bust, but it is we who haven't built our economy on our own resources. It is we who remained complacent on foreign aid and loans. It is we who, despite being agriculturally rich, couldn't translate this gift into real-time benefit. So it is we who are blameworthy. This is because of our faults that even mediocre shock waves at the global level can become devastating earthquake. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves.